हे एवरीवन, सो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 मिसलेनियस क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के। ठीक है, ये आपको मिसलेनियस रहेगा और उसमें जो जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप चलो मेरे साथ करते रहो साथ साथ। इससे क्या होगा कि आप पहले ये भी चेक कर सकते हो कि आपके जो नोट्स बने हुए हैं ना, उसमें ये सब क्वेश्चंस है कि नहीं, और नहीं है तो उसको ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एग्रीकल्चर फाइनेंस को लेके। ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस और लोन, शॉर्ट टर्म लोन किसको बोलते हैं, मीडियम टर्म लोन किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन 1 से 1.5 साल का जो रहता है ना, उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। और ये जो आपको हम लोग का जो गवर्नमेंट जो देती है लोन ना, हमको को फार्मर्स को जो लोन देती है केसीसी, वो शॉर्ट टर्म लोन ही होता है। फिर मीडियम टर्म लोन हुआ और लॉन्ग टर्म लोन हुआ। ठीक है, लॉन्ग टर्म कितना हुआ, 5 से 30 ईयर्स तक का लॉन्ग टर्म लोन होता है। और मीडियम टर्म लोन कितने को बोलते हैं, 1 से 5 साल, 1 to 5 years। शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं 1 ईयर से 1 से 1.5 साल का। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है मगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आई नो बहुत लोगों को ये पता होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, देखो लैंड होल्डिंग्स को भी काफ़ी जो क्वेश्चन है बहुतों को पता होगा, मगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसमें दो डिवाइड होता है। ये चीज़ बहुतों को प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको चेक करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दिया हुआ है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स दिया हुआ है तो उसका मार्जिनल 1 हेक्टेयर से कम को बोलते हैं, स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम 4 से 10 और लार्ज 10 से ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, स्मॉल, सेमी मीडियम, ये सब क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। मार्जिनल किसको बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इट्स ए वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें, अगर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आ जाता है तो हम लोगों को क्या करना है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आने के बाद स्मॉल जो है वो 4 हेक्टेयर से नीचे जिसका फार्म रहता है, फार्म लैंड रहता है, उसको हम लोग स्मॉल फार्मर बोलते हैं। अगर 4 से 10 हेक्टेयर है तो उसको मीडियम फार्मर, और 10 से ऊपर अगर जा रहा है तो उसको लार्ज फार्मर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फार्म्स प्लानिंग। एनुअल प्लानिंग अगर हो रहा है तो वो ऑब्वियस है, जिसके नाम से ही लगता है, एनुअल इज़ फॉर 1 ईयर। और अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रहा है तो इट्स फॉर 5 to 10 ईयर। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जनरली फार्म बिजनेसेस जो फार्म को एज अ बिजनेस करता है, ठीक है, जो फार्मिंग एज अ बिजनेस करता है, उन लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज साइज ऑफ प्रोटोजोआ। एवरेज साइज ऑफ प्रोटोजोआ कितना है, 2 से 200 mm। 2 से 200 mm जो है वो एवरेज साइज है प्रोटोजोआ का। देखो एवरेज साइज पूरे माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्वेश्चन अभी देखा नहीं गया है पर इट्स इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का कितना है, 0.5 से 3 mm, फंजाई 1.5 से 10 mm। देखो एफओ में क्वेश्चन नहीं देखा गया, बाकी जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें ये क्वेश्चन देखा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसा नहीं कि आप इसको नेग्लेक्ट कर लेना। एलजी देखो सेवरल फीट्स तक बड़े होते हैं, 0.1 mm से सेवरल फीट्स तक। एमएलओ जो होते हैं 0.1 से 0.3 mm। वायरसेस जो होते हैं 100 से 600 नैनो, बहुत छोटा होता है वायरस। वायरस एकदम अपने नेकेड आई से नहीं दिखता है। फंजाई देखो 1.5 से 10 mm। प्रोटोजोआ आप देख सकते हो 2 से 200 mm। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल स्टेरिलाइजेशन। केमिकल स्टेरिलाइजेशन इज़ डन विथ केमिकल स्टेरिलाइजेशन अगर हमें करना है, स्टेरिलाइज किसी चीज़ों को करना है कोई केमिकल से, तो कौन सा केमिकल यूज़ होता है उस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में, उसका नाम है प्रोपिलीन ऑक्साइड। क्या नाम है, प्रोपिलीन ऑक्साइड। ठीक है, प्रोपाइलीन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि राइजोस्फीयर क्या है और राइजोप्लेन क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखो राइजोस्फीयर्स क्या है ना, मान लो एक एरिया, एक रीजन ऑफ सॉइल है, वहाँ पे ऐसे करके प्लांट ग्रो हुआ। ठीक है, तो अपटेक और डिपोजिशन के कारण ये जो रूट्स है इसका, हाँ, रूट से न्यूट्रिएंट्स अपटेक हो रहा है,
ठीक है, डिपोजिशंस भी हो रहा है सब्सटेंस का। तो अपटेक और डिपोजिशंस के कारण ये जो एरिया है ना, ये एरिया का जो सॉइल है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, आपको मॉडिफाई कर जाएगा, आप बोल सकते हो मॉडिफाई कर जाएगा। इस प्रोसेस, इस चीज़ को ना हम लोग राइजोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो मॉडिफिकेशन होता है ना सॉइल में, इस चीज़ को राइजोस्फीयर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? राइजोस्फीयर। और राइजोप्लेन किसको बोलते हैं? राइजोप्लेन किसको बोलते हैं? राइजोप्लेन क्या है? रूट सरफेस, जैसे मान लो ये रूट है, ठीक है, रूट सरफेस अलोंग विथ सॉइल पार्टिकल्स, इसके साथ जो सटे हुए सॉइल पार्टिकल्स हैं ना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? राइजोप्लेन। इस चीज़ को राइजोप्लेन बोलते हैं। और राइजोस्फीयर इस प्रोसेस से जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ना सॉइल में, उसको राइजोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विटामिन्स और उससे डिफिशिएंसी होने से क्या डिजीज़ होता है, क्या इश्यूज़ होते हैं, उसकी बात करेंगे। क्वेश्चंस आया था रिबोफ्लेविन के बारे में, हाँ, A4 में, आपको पता ही होगा, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि पहले राइबोफ्लेविन ही देखेंगे। इससे स्किन लेजन्स हो जाता है, स्किन्स में दाग धब्बे हो जाते हैं, अराउंड नोज लिप्स, और स्किन क्रैकिंग भी होता है, स्किन क्रैक भी होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बायोटीन B7 क्या है? वो है बायोटीन, ठीक है। B2 क्या है? B2 है राइबोफ्लेविन। बायोटीन क्या है? बायोटीन से पैरालिसिस होता है, बॉडी पेन और फॉल्स ऑफ हेयर्स। आपको बायोटीन की कम, जब आपका बाल झड़ने लगता है ना, तो उसमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप बायोटीन खाइए। डॉक्टर्स क्या देखते हैं? बायोटीन की टैबलेट्स लिखते हैं, ठीक है। इससे आपको थोड़ा याद करने में थोड़ा सा इशू नहीं होगा, ठीक है। बायोटीन के टैबलेट्स लिख देते हैं डॉक्टर्स। कब? जब आपको बाल झड़ने लगता है, बाल घने होने कम हो जाते हैं या झड़ने लगता है, उसका क्या नाम है? B7। विटामिन B7 इज़ अ बायोटीन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो A से। A क्या है? A इज़ अ रेटिनल से डिजीज़ क्या होता है इसके डेफिशिएंसी से? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। गांव में क्या होता है कि गांव में अक्सर विटामिन ए के डिफिशिएंसी से ना शाम होते ही बच्चों को दिखना बंद हो जाता था। पहले जनरली ज़्यादा होता था, अब तो थोड़ा पर कैपिटा इनकम बड़ा हो गया, इंक्रीज़ कर गया, तो लोगों को ये सब कम होता है। पर शाम होते ही ना दिखना कम हो जाता था, दिखना बंद हो जाता था। ये एक नाइट ब्लाइंडनेस एक इशू था जो विटामिन ए के डिफिशिएंसी से होता था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन B1 क्या है? थायामाइन। विटामिन B1 कौन सा विटामिन है? उसका नाम है थायामाइन, और उससे होता था बेरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग रिबोफ्लेविन देख लिए। अब देखेंगे विटामिन B3 क्या है? पेंटाथोनिक एसिड, हेयर वाइटनेस। विटामिन B3 के चलते वाइटनेस होने लगता है हेयर्स में, ठीक है। बहुत लोगों को आप देखेंगे कि 20 साल का ही है, 22 साल का ही है, या 15-16 साल का ही बच्चा है, उसके हेयर वाइट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको देख के ही आप बता सकते हो कि विटामिन B3 का इशू है उसके अंदर, ठीक है। ओके, चलिए लेट्स मी रब दिस ऑल, सबको मिटा देते हैं, फिर से अच्छे से लिख के आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको याद रहे, ये सब जो भी है अभी याद हो जाए, ज़्यादा आपका प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे B5 का, ठीक है। B5 क्या है? B5 है निकोटिनामाइड, ठीक है, इसको नियासिन भी बोलते हैं, नियासिन, ठीक है। नियासिन क्या करता है? पेलेग्रा करता है, पेलेग्रा। तो विटामिन B5 की डिफिशिएंसी से क्या होता है? पेलेग्रा में क्या होता है? मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है, हाँ, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, फिर आपको डायरिया, ये सब इश्यूज आने लगते हैं विटामिन B5 के कमी से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसके कारण क्या होने लगता है? बच्चों में आप देखे होंगे जो उनका मुंह होता है ना, क्रैकिंग इन द माउथ पार्ट में क्रैकिंग होने लगता है। इट्स अ साइन ऑफ विटामिन B6 डिफिशिएंसी, ठीक है। बायोटीन हमने पढ़ा दिया। साइनोकैबालमाइन, विटामिन B12, एनीमिया होता है,
आपके मम्मी लोग होंगे तो वो क्या करते होंगे, B12 की गोली खाते होंगे, विटामिन B12, बीकोसुल कैप्सूल जो होता है, बीकोसुल। इट्स ऑल बिकॉज कि उनके अंदर क्या होता है कि एनीमिक थोड़ा सा होता है। एनीमिक क्या होता है, हेमोग्लोबिन की कमी को जो बोलते हैं, हेमोग्लोबिन की कमी को एनीमिक बोलते हैं। तो वो सिम्टम्स थोड़ा होता है औरतों में ज़्यादा, तो इसलिए बीकोसुल्स का कैप्सूल होता है, विटामिन B12 का कैप्सूल खाया जाता है। नेक्स्ट होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी आपको पता ही है कहाँ मिलता है, ये सब आपको विटामिन सी वाले फल में मिलते हैं, लाइक लेमन्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जैसे ऑरेंजेस हो गए, और बहुत सारे ऐसे आपको फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी मिलते हैं। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, और विटामिन सी कोलेजन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी, विटामिन टी, विटामिन को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और इससे डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमेलासिया हो जाता है यंग चिल्ड्रंस को, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलासिया। विटामिन ई जो है, विटामिन ई टोकोफेरॉल बोलते हैं विटामिन ई को, और इसके कारण स्टेरिलिटी हो जाता है। विटामिन के कौन सा विटामिन है, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनिन। इसके कारण नॉन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ब्लड्स का जो होता है नॉन कोगुलेट होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन का। स्ट्रक्चरल प्रोटीन एग्जाम में बहुत बार आया है, सिल्क प्रोटीन आया हुआ है, आपको हेयर एंड वुल प्रोटीन आया है, आप इवन आप वीट प्रोटीन आपको पता होगा, वीट प्रोटीन, वीट में ग्लूटेन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा पढ़ लो। ठीक है, मेज़ में आपको पता है क्या होता है, मेज़ में जाइन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस में होता है ओराइजिन, ORYZEIN। ठीक है, ओराइजीन होता है। वीट में क्या होता है, वीट में ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन के कारण ही ना जो आटा जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से आटा हम लोग मैश कर लेते हैं और उसके बाद रोटी बना पाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लूटेन। ग्लूटेन ही है जिसके कारण आटा बहुत अच्छे से हम लोग उसको मैश कर पाते हैं। ठीक है, सोयाबीन प्रोटीन को ग्लाइसिनिन बोलते हैं, प्रोटीन फ्रॉम इंसेक्ट विंग्स इलास्टीन बोलते हैं, हेयर एंड वुल प्रोटीन को केराटिन बोलते हैं, सिल्क को फिब्रोलिन बोलते हैं, और मसल्स प्रोटीन को कोलेजन बोलते हैं। फिर रेगुलेटरी प्रोटीन्स की बात करें तो इट्स ए एंजाइम और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि ब्लड में पाया जाता है, वो बोला जाता है मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा पत्तों में होते हैं, और स्टोमेटा क्या काम करता है हम लोगों को पता है, मगर स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये बहुत कम लोगों को पता है, और इनका डेली मूवमेंट्स कैसा है ये भी बहुत कम लोग को पता है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स, हमें पता है स्टोमेटा लीव्स पे पाया जाता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहता है लीव्स में वो हमें देखना है, और वो किसके अकॉर्डिंग होता है वो भी हमें देखना है। देखो 5 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है लीव्स में। अगर हम लोग लीव्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीव्स अगर हम लोग बात करें तो 5 है, एप्पल एंड मलबेरी टाइप, पोटैटो टाइप, ओट टाइप, वाटर लिली टाइप, पोटामोगेटोन टाइप। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा ऑन लीव्स, अगर एप्पल और मलबेरी टाइप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो स्टोमाटा इज प्रेजेंट ओनली अंडर द सरफेस ऑफ लीव के सरफेस के अंदर पाया जाएगा। कैसा, एप्पल एंड मलबेरी टाइप। अगर पोटैटो टाइप है तो इट्स मोस्टली ऑन लोअर सरफेस। ठीक है, हमेशा लोअर सरफेस पे ही पाया जाएगा। ओट टाइप अगर है तो ओट टाइप है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ सरफेस। क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ सरफेस में रहेगा। अगर वाटर लिली टाइप है तो वाटर लिली क्योंकि हाफ डिप्ट रहता है पानी में, इसलिए वाटर लिली में हमेशा अपर सरफेस में रहता है। ठीक है, स्टोमेटा। फिर एक है पोटामोगेटोन टाइप। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टोमेटा इधर एब्सेंट होता है, नहीं तो वो फंक्शनलेस होता है। या तो एब्सेंट रहता है या तो वो फंक्शन ही नहीं करेगा। अगर हम लोग डेली मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा से देखें स्टोमेटा को कि कैसा टाइप्स ऑफ स्टोमेटा कौन कौन से हैं, तो इट्स अल्फा टाइप स्टोमेटा, पोटैटो टाइप स्टोमेटा और बार्ले टाइप स्टोमेटा। कैसा अल्फा टाइप स्टोमेटा, पोटैटो टाइप स्टोमेटा और बार्ले टाइप स्टोमेटा।
अल्फ़ा अल्फ़ा टाइप स्टोमेटा क्या होता है? अल्फ़ा अल्फ़ा टाइप स्टोमेटा उसको कहा जाता है जो स्टोमेटा ओपन थ्रू आउट डे एंड नाइट, सुबह भी रात भी हमेशा खुला रहता है, कभी वो बंद नहीं होता है, उसको अल्फ़ा अल्फ़ा टाइप स्टोमेटा बोलते हैं। वो पाया जाता है पी में, बीन में और मस्टर्ड में। अगर पोटैटो टाइप स्टोमेटा की बात करें, जो स्टोमेटा ओपन थ्रू आउट डे एंड नाइट एक्सेप्ट फॉर फ्यू आवर्स इन द इवनिंग, इवनिंग में थोड़ा सा बंद रहता है, ये जो है ना ऑलवेज ओपन रहता है। ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा टाइप इवनिंग में थोड़ा सा बंद रहता है। वो किस में होता है? इट्स हैपन इन अनियन, कैबेज, पम्पकिन। ठीक है, और बार्ले टाइप, बार्ले में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन, बहुत ज़्यादा स्टोमेटा की ओपन की ज़रूरत है नहीं ओपन होने की, तो स्टोमेटा ओपन ओनली फॉर फ्यू आवर्स ड्यूरिंग अ डे। बार्ले टाइप में थोड़ा सा खुलता है, ओनली अ फ्यू आवर्स ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीजीआरस। पीजीआरस क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और एक ग्रोथ को रोकते हैं। दोनों उतने ही ज़रूरी है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने के बाद राइपनिंग होने लगता है और वो गल जाता है, इसलिए हमें ग्रोथ इनहिबिटर्स की भी उतनी ही ज़रूरत है जितना ग्रोथ प्रमोटर्स की ज़रूरत है। तो ग्रोथ प्रमोटर्स में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को पता है ग्रोथ प्रमोटर्स कितने हैं? 3 है, ऑक्सीन्स, जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स। और ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करें तो एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। फंक्शंस ऑफ पीजीआर डैम इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि इससे क्वेश्चंस आना बहुत हद तक 80-90% एकदम रहता है कि ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको देखो पढ़ना कैसे है। ऑक्सीन्स जो है ना, ऑक्सीन सेल डिवीज़न और रूट फॉर्मेशन में काम आता है। ठीक है, जिबरलिस भी सेल डिवीज़न में काम आता है, पर इसमें हमको याद रखना है कि ऑक्सीन्स और जिबरलिस में डिफरेंस क्या है कि ये ब्रेकिंग डॉर्मेंसी और सेल इलोंगेशन में काम आता है। ठीक है, जिबरलिज्म और ऑक्सीन्स में आप फंसोगे एग्जाम में आएगा तो इससे फंसने के बचने के लिए यही चांसेस है, यही चीज़ है, हैक यही है कि ऑक्सीन्स में आपको पता होना चाहिए कि सेल डिवीज़न तो कर ही रहा है, रूट फॉर्मेशन भी कर रहा है। और जिबरलिज्म में क्या होता है? सेल डिवीज़न कर रहा है, डोमेंसी ब्रेक कर रहा है और सेल इलोंगेशन कर रहा है। ठीक है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? सीनेसेंस को सेनेसेंस क्या होता है? डिटोरिएशन। डिटोरिएशन मतलब डिटोरिएशन जो होगा, मतलब जो गलेगा, जो ख़राब होगा, उसको डिले करता है। तो साइटोकाइनिन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग डोमेंसी ऑफ सीड, सीड के डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है और सीड के एम्ब्रियो को भी डेवलप करने में मदद करता है। फिर हम लोग बात करेंगे एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इससे ग्रोथ इनहिबिटर्स, एब्सिशन करता है ऑफ लीव्स एंड फ्रूट और इंड्यूस करता है डॉर्मेंसी, मेंटेन सेल टर्जिडी, फैसिलिटेट स्टोमाटा क्लोजर। मतलब स्टोमाटा क्लोजर के लिए कौन सा यूज़ होता है? इट्स यूज एब्सिसिक एसिड यूज़ होता है। इथलीन, इथलीन एग्जाम में बहुत बार आया है। इट्स फॉर फ्रूट राइपनिंग, आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, इसके लिए भी काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोटो रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, देखो C3 प्लांट जो होता है ना, C3 प्लांट्स फोटो रिस्पायरेशन में होते, फोटो रिस्पायरेशन में C3 प्लांट होता है। और C4 प्लांट में जो है ट्रांसपिरेशन रेशियो हाईएस्ट किस में रहता है? C4 प्लांट में। और फोटो रिस्पायरेशन किस में रहता है? C3 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया फोटो रिस्पायरेशन अक्कर कितने डिग्री में होता है? डैम इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो रिस्पायरेशन जैसे नाम से ये अकर ओनली इन लाइट। ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन होता क्या है? लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजन अपटेक। ठीक है, ऐसी ऑक्सीजन अपडेट नहीं, अपटेक नहीं, लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजन अपटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इज नोन एज फोटो रिस्पायरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम लिविंग एरियल प्लांट। मतलब पत्तों से धूप के कारण, धूप से क्या होता है कि इससे आपको वो जो पत्तों के ऊपर जो बूंदें रहती हैं वो ले लेता है, उसके कारण जो आपको ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो नीचे रूट से ऊपर तक जाता है, और उसके बाद धूप जो है वो पत्ते से, पत्तों को पत्तों में से पानी उठा के वेपर फॉर्म में वो ले लेती है। ठीक है, इट्स नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन किसको बोलेंगे? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लिविंग एरियल पार्ट। एरियल पार्ट क्या होते हैं? पत्ते। ठीक है, ऑफ द प्लांट। रूट से भी ले सकते हैं, पर रूट बहुत रिग्ड होता है, रगेड होता है ना, तो पत्ते जनरली कंसीडर किया जाता है ट्रांसपीरेशन के लिए। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ ट्रांसपीरेशन इज लीफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑर्गन जो कि यूज़ होता है ट्रांसपीरेशन में, तो वो क्या है, वो है लीफ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्वेस्टिंग इंडेक्स। सीरियल्स का हार्वेस्टिंग इंडेक्स देखेंगे और पल्सेस का हार्वेस्टिंग इंडेक्स देखेंगे। 0.4, 0.5 हार्वेस्टिंग इंडेक्स का एक फॉर्मूला है जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। इंपॉर्टेंट है, आपको दे सकता है कि इसका जो फॉर्मूला है उस पर आपको दोनों का वैल्यू दे देगा और वैल्यू बिठा के बोलेगा कि इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है, कंसीडर करके पूछ सकता है। क्योंकि आजकल ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक तो दे ही दे रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में 2 सालों से 3 सालों से ऐसा देखा जा रहा है, तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का कंट्रीब्यूशन थ्रू फ्लैग लीफ। फ्लैग लीफ ये जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, और ये पत्ते हैं, है ना, तो सबसे ऊपर वाला जो पत्ता है ना, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सन के सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, उसको फ्लैग लीफ बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू फ्लैग लीफ कितना है, 52%। एंड अगर कंट्रीब्यूशन बात करें थ्रू ऑन्स, ऑन्स क्या होता है, जैसे गेहूँ होता है ना, मान लो ऐसे करके गेहूँ है, ठीक है, तो गेहूँ में हल्का 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 ऐसे करके ईयर रहता है, ऐसे बाल टाइप रहता है, तो उसके थ्रू जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, वो 12% होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा है और इम्पॉर्टेंट भी है। और फिर देखेंगे हम लोग ट्रांसपिरेशन रेशियो इज़ हाईएस्ट इन C4 प्लांट और C3 में फोटो रिस्पायरेशन हाईएस्ट होता है। ये चीज़ अभी आपको मैंने बताया। ऐसे ही मैं वीडियोस लाते रहूँगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगे उसके मैं अभी आगे और भी हैं क्वेश्चंस, ठीक है, पर 21-22 मिनट हो गए, तो 21-22 मिनट इज़ मोर देन इनफ, फिर आप बोर होने लगोगे। तो उसके बाद मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लाते रहूँगा और इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होते रहेगा और आपके कुछ भी चीज़ छूट रहे होंगे, नोट्स में कुछ नहीं होंगे, वो चीज़ आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।